नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। विश्व के आर्थिक मोर्चे की कोरोना ने कमर तोड़ दी है। आरबीआई के ऐलान से एक बात साफ है कि कोरोना वायरस के कारण अब दुनिया भर में मंदी का खतरा और बढ़ चुका है। अब ऐसे में एक ही सवाल है कि क्या भारत इसके क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के ऊपर और कैसे भारत झेलेगा, कैसे इससे पार पाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे, तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे। उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। मोर्चे की कोरोना ने कमर तोड़ दी है। कई बड़े देश आर्थिक मोर्चे पर विफल साबित हो रहे हैं। कोरोना का कहर, आर्थिक मोर्चे पर बड़े देश विफल। 4 दशक में चीन की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट। भारत की जीडीपी विकास दर 1.9 रहने का अनुमान। अब जब भारत की जीडीपी विकास दर भी गिरने की संभावना है, ऐसे में आरबीआई ने राहत दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर में है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कई तरीके के ऐलान किए। बैंकों ने एनबीएफसी में नकदी संकट दूर करने का प्रयास किया। आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त की व्यवस्था की। 50,000 करोड़ का टीएलटीआरओ सिस्टम में लाने की तैयारी की। कॉर्पोरेट और आम जनता को इससे फायदा होगा। कोरोना संकट की वजह से जीडीपी की रफ्तार घटेगी, लेकिन इन सब के बीच में एक राहत वाली बात यह है कि रफ्तार फिर से बढ़ेगी। जैसे कि दास ने कहा कि कई ऐसी रिपोर्ट आई हैं जिसमें कहा गया कि कोरोना की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी आर्थिक मंदी के दौर में जा सकती है। इसके बावजूद भारत की जीडीपी विकास दर तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने की उम्मीद है। कोरोना संकट की वजह से भारत की जीडीपी विकास दर 1.9 रहने का अनुमान जताया गया है, जो G20 देशों में सबसे बेहतर है। अब ऐसे में कई सवालों से दास बचते नजर आए। उनका बचना कई सवाल खड़े करता है। डिविडेंड फंड पर सरकार को झटका। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों से कहा कि वो अगले नोटिस तक डिविडेंड यानी कि मुनाफे का पेमेंट ना करें। ये बैंकों के लिए राहत की बात जरूर है, लेकिन सरकार के लिए झटका है। अब सरकार को बैंक से ये भारी भरकम मुनाफा नहीं मिल पाएगा। सरकार के पैसों की जरूरत कौन पूरा करेगा? सरकार हर वर्ग के लिए राहत पैकेज दे रही है। सरकार की ओर से ये फैसले ऐसे समय पर लिए गए जब देश की इकोनॉमी सुस्त पड़ी है। जीडीपी ग्रोथ रेट में ऐतिहासिक गिरावट का अनुमान है, तो राजकोषीय घाटा बढ़ने की आशंका है। ये आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि सरकारी खजाने को पैसे की जरूरत, ये पैसा कहां से आएगा? लघु वित्त संस्थाओं को फायदा होगा। बैंक और वित्तीय संस्थाएं जब इस तरीके का फंड हासिल करेंगी तो उसे कंपनी, एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड मिलाएगी। इस तरह से कॉर्पोरेट और छोटी वित्त संस्थाओं को पैसा मिल पाएगा। खासकर लघु वित्त संस्थाओं को नकदी की काफी तंगी से गुजरना पड़ रहा है, तो इससे क्या फायदा होगा? जीडीपी पर चुप्पी क्यों? 27 मार्च को मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश करते समय भी रिजर्व बैंक ने परंपरा के विपरीत जीडीपी के बारे में कोई अनुमान नहीं दिया था और अब भी नहीं दिया। गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी ग्रोथ का कोई आकलन पेश न करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान को बता दिया। ऐसे क्या ये अंदाजा लगाया जाए कि इकोनॉमी के हालात बहुत खराब हैं? ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जनता और सरकारें ढूंढ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो आने वाले समय में इकोनॉमी के हालात बहुत खराब हैं भी और होने वाले भी हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ठप है, रेलवे ठप है, एयरलाइंस ठप है, किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी तमाम सिचुएशंस है हमारे सामने कि अभी तो हमें कोरोना से लड़ना है, इससे जीतना है। उसके बाद में एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो पूरे विश्व पर मंडराने वाली है। हिंदुस्तान में जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलरेडी बहुत कम था। हम मंदी के दौर से गुजर रहे थे, उससे उबरने की कोशिश कर रहे थे और कोरोना ने और ज्यादा मार दी है अर्थव्यवस्था को। तो किस तरीके से किन किन पहलुओं पर सरकार ख्याल कर रही है? ऐसा नहीं है कि सरकार इन पहलुओं पर ख्याल बिल्कुल नहीं कर रही है। राहत पैकेज जारी किए गए हैं, केंद्र सरकार लगातार राहत पैकेज जारी कर रही है, लेकिन आरबीआई की तरफ से जो फैसला किया गया है, जो राहत पैकेज जारी किया गया है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंटर्स हैं, हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा के लिए। आपको बता दें, बीजेपी से संदीप द्विवेदी हमारे साथ में मौजूद हैं, मनीष गुप्ता जी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही सुमित पीर जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। पुनीत कुमार बैंकिंग एक्सपर्ट, वो भी कुछ ही देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे।
मनीष जी, सीधा रुख मैं इसमें आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से आरबीआई ने जो ऐलान किया है, मैं आपसे बहुत सरल भाषा में समझना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए कि आप वो बताएं कि आरबीआई ने जो राहत पैकेज का ऐलान किया है तमाम अलग अलग सेक्टर्स के लिए, वो सरल भाषा में क्या है? देखिए, सीधी सीधी बात उन्होंने 3 की है। सबसे पहली बात, रिवर्स रेपो रेट में चेंज किया है जी, यानी 4% से घटाकर 4.25% कर दिया है। इसका मतलब ये जाता है कि बैंक आरबीआई को पैसा देने की जगह मार्केट में पैसा उधार देने की कोशिश ज्यादा करेंगे, इसमें उनको ज्यादा लाभ होगा। तो एक तरीके से सरकार ये कहना चाह रही है, आरबीआई ये कहना चाह रहा है कि पैसा कैसे आम जनता तक पहुंचे, मझोले और छोटे उद्योगों तक पैसा पहुंचे और उन पर ब्याज का दबाव भी ज्यादा ना रहे। आप ध्यान करें कि पहले भी थोड़ा सा रेपो रेट में चेंज किया था, 75 बेसिस पॉइंट घटाया था। इसका भी अर्थ यह है कि अब बैंक को आरबीआई के फ्रंट पर न रहकर सीधे सीधे जनता से वार्तालाप करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ज्यादा करने हैं, यानी आपको ज्यादा लोन लेना है, ज्यादा डिपॉजिट लेने और ज्यादा डिपॉजिट लोन देने हैं। तो पहला फायदा, छोटे और मझोले उद्योगों को कम ब्याज दर पर और आसानी से लोन मिले, एक बात जी। दूसरी बात, डिविडेंड कोई अभी बैंक सरकार को नहीं देगी। इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि ज्यादातर इक्विटी सरकार के पास होती है तो ऐसे में सरकार के पास धन नहीं पहुंचेगा, तो वो धन जो घूम के बैंकों के पास जाता, उन्होंने ये प्रयास किया कि बजाय रूट करने के डिविडेंड को ना ही लिया जाए। इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो अपना डिविडेंड प्राप्त नहीं कर पाएगी, तो उनकी यील्ड घट जाएगी। ये अलग बात है कि उतने ही हिसाब से शेयर की मार्केट प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है तो निवेशकों अंततः कोई नुकसान नहीं होता जी। तीसरी बात करते हैं जीडीपी की। देखिए, इस अनिश्चितता के माहौल में जहां कोरोना का संकट पूरे विश्व में है, मेजर फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस बंद हैं, इसलिए बहुत सही अनुमान लगा पाना ही मुश्किल हो रहा है। संभवतः आरबीआई ने इस तरह के क्रिटिसिज्म से बचने के लिए अभी कोई एस्टीमेट दिया ही नहीं है, और अभी इसके एस्टीमेट मिलने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत एनालिसिस चेंज नहीं हो रही है, सिवाय कैपिटल मार्केट के और कोई बड़ा बिजनेस काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में अगर अगले थोड़े समय में कोई नया एस्टीमेट आएगा तब उस पर चर्चा हो जाएगी। तो अभी सरकार ने जानबूझकर इस पर अपना कोई एस्टीमेट नहीं दिया है, आईएमएफ के एस्टीमेट को उन्होंने आपको प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है मनीष जी, इसी के बाद से लगातार ये आकलन शुरू हो चुका है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि आईएमएफ को कोट करके उन्होंने ये जो आंकड़ा दिया है, जो डिटेल दी है, वो आईएमएफ की तरफ से दी है, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, जिससे क्या हम ये अंदाजा लगाएं कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है? नहीं, मैं इसका उलट सोचता हूं जी। मैं सोचता हूं कि एक तरफ जहां सरकार ने आईएमएफ का कोट कर दिया, इसका मतलब वो कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो उसकी क्रेडेंशियल ज्यादा है। यानी सरकार जब अपने एस्टीमेट पेश करेगी तो उस पर जाहिर है विपक्षी पार्टियां प्रश्न उठाएंगी, लेकिन जब वो आईएमएफ के आंकड़े को पेश कर रहे हैं जो ये कह रहा है कि इस मंदी भरे वातावरण में भी भारत की स्थिति जीडीपी के मायने से इतनी खराब नहीं जितनी विश्व के अन्य देशों की तुलनात्मक तौर पर खराब होगी, तो ऐसे में हमें ये समझ लेने की जरूरत है कि इस आंकड़े को सरकार एक रिलायबल डाटा के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, और सरकार ये चाहती है कि इस माहौल में कोई उसकी क्रिटिसाइज ना करे, और संभवतः वो इस अपने इरादे में सफल दिखती है। ठीक है, सुमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। देखिए, जो आईएमएफ ने नंबर दिए हैं, 4-5 एजेंसियों से और नंबर आए हैं, S&P से नंबर आए, मोडी से नंबर आया, बार्कले से नंबर आया, और ये 1.5% से लेके 3.5% तक का नंबर है। तो जो मनीष जी बोले एवरेज 1.9% या 2% आराम से ले सकते हैं, 3.5% तक का भी नंबर इंटरनेशनल एजेंसियों ने दिया है जीडीपी का बढ़ना। अब हमारे आसपास की 6-8 इकोनॉमियां देखिए, जो हमसे 4 ऊपर या 4 नीचे, सब में 6% से लेके 12% का नेगेटिव है। हम यहाँ 3-3.5% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वहां 6 से 12% माइनस की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए, इंडिया में अभी स्थिति बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू अदर नेशंस। अगर बाकी नेशनों से कंपेयर किया जाए,
हमारी आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत अच्छी है। हमारा पास $470 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब भी रखा है, जो दुनिया में 3rd 4th नंबर पे आता है। हमारी डेथ रेट सबसे कम है, हमारे इन्फेक्शन रेट सबसे कम है, और ईश्वर ने चाहा तो 20 तारीख से काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी यहाँ शुरू होगी। अगर हमारी स्थिति को अमेरिका से कंपेयर करें तो आसमान जमीन का फर्क है। और देखिए, तो जितने लोग इन्फेक्ट होंगे, जितनी डेथ्स होगी, उतना पैसा भी गवर्नमेंट का लगता है। हमने थोड़ा बहुत हिट लिया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत सही टाइम पे लॉकडाउन किया है। नहीं तो ICMR की माने तो आज यहाँ 10 लाख केस होते। 3% मोर्टेलिटी की बात कीजिए तो 30,000 लोग मारे होते। 30,000 मौतें मैडम, और हम 12-13,000 केस की बात कर रहे हैं। एक और चीज, एक आखिरी चीज बोलना चाहूंगा। 13 तारीख को एक बहुत अच्छा आंकड़ा देखा मैंने। लव अग्रवाल जी बोलते हैं हमारे पास 1,05,000 बेड है आज। 17 तारीख यानी कि आज मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो बेड हमने बढ़ा के 2 लाख कर दिए हैं। 4 दिन में हमने 2 लाख बेडों की व्यवस्था की है। 1,05,000 से 2 लाख। इतनी वार स्तर पे, इतने युद्ध स्तर पे गवर्नमेंट की मशीनरी काम कर रही है, ये सराहनीय है। हमारा नेतृत्व सही लोगों के हाथ में है और ईश्वर की कृपा रही, हम इससे बहुत जल्दी निकलेंगे अगर लोग सब अपना कर्तव्य फॉलो करें और लॉकडाउन और जो प्रिकॉशंस है बहुत डिलिजेंटली उनको फॉलो करें। ठीक है पुनीत जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जब आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद में अगर सेंसेक्स की बात करें तो 1036 पॉइंट का उछाल आया है। मार्केट को भी उम्मीद क्या इससे दिखाई दे रही है, और क्या आरबीआई को भी एक्सपेक्टेशन है कि हमारी अर्थव्यवस्था और जो मार्केट है कहीं ना कहीं वो और देशों से बेहतर है, और हम अगर आगे इसी तरीके से कोशिश करते रहे तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से भी निकल जाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरबीआई को भी उम्मीद है कहीं ना कहीं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो एफपीआई हो, जितने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो, चाहे इंडियन इन्वेस्टर्स हो, जो भी हम इस समय से कोविड-19 से जब भी हम बाहर निकलते हैं, इंडियन मार्केट विल बी द फर्स्ट मार्केट जो कि रिकवर करेगी। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अभी भी हम लोग तकरीबन 30% डाउन है आज के रेट में मार्केट में। बट इतिहास उठा के आप देखिए, मार्केट 40 से 50% तक भी डाउनफॉल हुआ है विद ऑल अदर फाइनेंशियल रीजन। इस बार हमारे वो रीजन नहीं है, इस बार कोई ऐसी रीजन आया है जो इस पे कोई सोल्यूशन नहीं रहा। बट आज के भी डेट में अगर पॉजिटिविटी आप मार्केट में आप देखती हैं तो पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो फार्मा सेक्टर है आउट परफॉर्म कर रहा है। दूसरी चीज हमारी मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी हमारे कंजम्पशन सेक्टर है, लाइक हमारे जो बेसिक नीड्स है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर की अगर आप बात करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट आने वाले टाइम लिक्विडिटी इतनी अवेलेबल करा दी है आरबीआई ने, कहीं ना कहीं बैंकिंग कहीं ना कहीं मार्केट को संभालने में बहुत हद तक सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो ओवरऑल अगर मार्केट आप देखते हैं, नेगेटिविटी जितनी है बिल्कुल सही है, बट जिस दिन रिकवरी शुरू होगी, इंडिया विल बी द फर्स्ट मार्केट जो कि इससे रिकवर होकर बाहर आएगा। ये बात एक जितने बड़े से बड़े एक्सपर्ट हो, हर एक की यही राय है। तो इसमें अभी पैनिक लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये अभी टाइम चल रहा है, मे बी 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। जिस भी दिन चीजें हम इससे बाहर आते हैं, आप खुद आप देखेंगे कि यहाँ पे चीजें सेटल डाउन होने में सबसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये हमारा इतिहास गवाह है, हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, 6 मंथ to 1 ईयर मैक्सिमम लगता है हमें रिकवर करने में। जी ठीक है सुमित जी, मैं आऊंगी आपके पास में। संदीप जी का एक रिएक्शन बहुत जरूरी है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं और सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अब जाहिर तौर पर किसी को मालूम नहीं था कैसी सिचुएशन होगी, मंदी से हम पहले से ही गुजर रहे थे। लेकिन संदीप जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है आरबीआई ने जो भी ऐलान किया, जो भी राहत पैकेज दिया, किसानों के लिए भी है, उसमें तमाम चीजें हैं उसमें, लेकिन जो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग हमारा रहा है, वो सबसे ज्यादा जो मध्यम वर्ग के व्यवसायी हैं वो बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं इससे। रोज खाने कमाने वाले, अब तमाम आप ये भी कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज को शुरू करने वाले हैं, तमाम ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें उत्पादन बहुत जरूरी है, वो हम शुरू करने वाले हैं। मजदूर भी यहां पर आएंगे जाहिर तौर पर। उन चीजों को लेकर भी व्यवस्थाएं आखिरकार आप कैसे व्यवस्थित करेंगे, ये भी एक पॉइंट है। है कि कैसे सब चीज़ों को मैनेज किया जाए, स्पेशली खासतौर से इस समय कृषि के लिए सबसे उपयोगी समय होता है, और इस समय कटाई या अदर चीज़ों में सबसे ज़्यादा किसान रहता है, और उसको मंडी में अनाज को ले जाके बेचना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार प्रॉपरली धीमे धीमे अपनी गाइडलाइंस को स्थिति के हिसाब से बना रही है और कोशिश कर रही है कि जितना मैक्सिमम वो रिलीफ दे सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी WHO की गाइडलाइन है उनको ध्यान में रखते हुए वो दी जाएँ। एक मैं बहुत सिंपल सी बात आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इस देश के लोगों का सौभाग्य है कि ये कोरोना उस दौर में आया जब हमारे पास विश्व का नंबर 1 लीडर है। आज देश के 10 प्रथम शीर्ष जो देश हैं जिनको हेल्थ सेक्टर्स में सबसे अच्छा माना जाता है, वो कोरोना से तबाह हो चुके हैं, और हम 122
भी स्थिति में होने के बाद भी सिर्फ इसीलिए आज बेहतर कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो लीडरशिप है उसने सही समय पे WHO के साथ कोऑर्डिनेशन में डिसीजन लिया और कहीं ना कहीं हमें उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। कहीं ना कहीं हमें लीडरशिप पे विश्वास करना पड़ेगा और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। IMF ने जो कहा उसमें से मैं 100% एग्री हूं कि हमें ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम पूरा देश इसमें एक साथ कोऑपरेट करता है तो इस डिसीज को जल्दी कंट्रोल करके कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जहां आज देखिए विश्व में बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई हैं, अगर हम इसको जिस तरीके से चाइना से जापान या अदर कंट्रीज अपने वेंचर्स को हटा रहे हैं उनके लिए हम एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। और अगर कुछ राज्य सरकारों ने इस पर एक्टिवली काम भी शुरू किया है, कहीं ना कहीं इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के साथ भी देखें। पूरा विश्व आज इस स्थिति से तबाह है, लेकिन अगर लीडरशिप एग्रेसिवली काम करती है और जनता का कोऑपरेशन मिलता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे विश्व के लिए। ठीक है, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? कहना ये है, देखिए जिस तरीके से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 10-11 महीने तक अपने टर्नओवर को नॉर्मल तरीके से चलाता है, लेकिन जैसे ही मार्च का महीना आता है जी उसका टर्नओवर पिछले 2-3 महीने के बराबर चला जाता है। यानी जो मार्च का बिजनेस है वो 3-3 महीने का बिजनेस हो जाता है। अब जैसे आज के वक्त में जो कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, जिन चीजों का बिजनेस नहीं हो पा रहा उनकी एक्यूमुलेशन नीड इकट्ठी हो रही है। जिस तरीके से हमारे फूड स्टॉक और कंज्यूमेबल्स की चीजें स्टॉक से धीरे धीरे कम होंगी, ऑन द अदर हैंड वो बाकी सारे व्यवसायियों के लिए एक मौका होगा कि हमारे पास 1 साल का अगर रिजर्व स्टॉक रहता है तो जो स्टॉक हमने खाली कर लिया वो उसे कैसे भरा जाए। ऐसे ही एंटरटेनमेंट में, गारमेंट्स में, फैब्रिक में और जितनी भी और चीजें हैं उन सब में एकदम से उछाल आएगी कोरोना के इशू के खत्म होने के बाद। तो संभवतः अगले 6 महीने में हम अपने बिजनेस को ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल करेंगे। तो ऐसे में जीडीपी जो हमें इस समय घटती हुई दिखाई देगी एकदम तेजी से वो उछाल लेगी, ऐसा मेरा सोचना है। ठीक है, सुमित जी क्या कह रहे थे आप? बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं अभी एक चैनल पे बात कर रहा था, इंग्लिश चैनल पे, तो देखिए वहां जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, अभी देखा जाए तो 4-5 बड़े मार्केट, यूएस, स्पेन, जापान, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने आज बयान दे दिया है कि ये चाइना से अपना बिजनेस निकालना चाहते हैं। हाँ। हमारे लिए एक बहुत सुनहरा मौका है और अगर हम इसमें से 20, 30, 40% बिजनेस भी इंडिया ला पाते हैं और ये सब बहुत बड़ी इकोनॉमियां हैं तो 1 ट्रिलियन का जीडीपी हम आने वाले 24 महीने में ऐड कर सकते हैं। हमारा 3 ट्रिलियन का जीडीपी है, ये 4 ट्रिलियन हो सकता है केवल अगर हमने अभी इसको बहुत अच्छा किया। देखिए, और हम चाइना का बिजनेस छीन नहीं रहे, दुनिया हमारे पास आ रही है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात मैडम, जो अभी हमारे पैनलिस्ट सर कह रहे थे, फुली एग्री विद हिम, जो हमारी दवाइयों की कंपनियों पे डिमांड आई है 50 कंट्रियों से हमारे पास दवाई की दुकान, दवाइयों की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात करें, पैरासिटामोल की बात करें, किसी की भी बात करें, डिमांड है और हम भर के भेज रहे हैं। तो डिमांड, हमारी दवाइयों की कंपनियां 24 घंटे चल रही है। फार्मा आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट आएगा, फार्मा और केमिकल का मार्केट बहुत बड़ा आएगा। तीसरा पॉइंट मैडम, देखिए ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अभी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था रुकी पड़ी है। इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से देखें तो मार्केट खत्म नहीं हो गया है, अभी डिमांड है, सप्लाई है, ईश्वर की कृपा से डिमांड भी है, सप्लाई भी है, बीच का जो ब्रिज है, लॉजिस्टिक्स ब्रिज है, वो ध्वस्त हो गया है। जैसे ही मार्केट आती है, कहते हैं इकोनॉमिक्स में डिमांड मीट्स द सप्लाई, तो उसी रफ्तार से डिमांड और सप्लाई का वापस आना स्वाभाविक है। और एक मैं लास्ट पॉइंट आपको मैं ये बताना चाहता था, एक और बहुत पॉजिटिव चीज है हमारे पास। अभी आप देखेंगे क्रूड का प्राइस जो है ऑल टाइम लो है, 25, 26, 27 डॉलर पर बैरल का है। इंडिया अभी यूएस की तरह 6, 8 या 1 साल तक का क्रूड स्टोर कर सकती है और हमारी गवर्नमेंट बिना किसी को बताए बहुत चुपचाप से लोवेस्ट प्राइस है अभी तेल का, 1 साल तक का तेल स्टॉक करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि हमें बहुत बड़ा, जो कल आने वाले टाइम में बहुत बड़ा जो तेल को एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू देखा जाता है, पेट्रोलियम को देखा, हम अपने आप को संपन्न कर सकते हैं। 487 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज भी हमारे पास है। 1 साल का तेल ले रहे हैं, मेडिकल बढ़ा रहे हैं, चाइना से 1 ट्रिलियन का जीडीपी उठा सकते हैं, दवाइयों में अच्छा कर रहे हैं। और जैसे ही मार्केट खुलेंगे, इंडिया इज द नेचुरल डेस्टिनेशन, इंडिया एक स्वाभाविक डेस्टिनेशन है ग्लोबल ट्रेड के लिए, क्योंकि जितने अच्छी तरह से हमने इसको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हैंडल किया है, उतना कोई कंट्री नहीं कर पाई। अब किसी के भी आंकड़े उठा के देखिए, कोई कंट्री नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट आपका सृष्टि जी आपका टेलीकास्ट लाखों करोड़ों लोग देख रहे होंगे। एक चीज पूछना चाहता हूं सबसे,
मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा बस। भाई साहब, बहन जी, जो भी देख रहे हैं, आपके साथ आपकी मिसेस बैठी होंगी, बच्चे बैठे होंगे, माता पिता बैठे होंगे, दिल पे हाथ रख के बोलिए, आज आप अपने आप को कहां सेफ मानते हैं? न्यू दिल्ली में या न्यूयॉर्क में? न्यू दिल्ली में आज आपको कौन सा लीडर है जो आपका ध्यान रख पा रहा है इस महामारी में? मोदी जी है, डोनाल्ड ट्रंप, सब आज मोदी जी का नाम लेंगे। आप वोट किसी को भी दे रहे हो, क्योंकि भैया जान है तो जहान है। तो ये हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम इंडिया में हैं अभी, और बहुत अच्छे नेतृत्व में हैं और जिंदा रह पा रहे हैं। मैम, किसी भी जंग को जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए ये तो पहली प्रायोरिटी हाई है, लेकिन साथ ही इस पर डिस्कशन भी इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो वायरस है, जो बीमारी है, इससे निपटने की कोशिश हम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जीत लेंगे। लेकिन उसके बाद में एक ये भी कोशिश रहेगी कि कम से कम एकदम से सब कुछ धाराशाही ना हो जाए। इसीलिए इस तरफ भी विचार करना और सोचना बहुत जरूरी हो जाता है, जो सरकार कर भी रही है अपनी तरफ से। पुनीत कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत जी, रेपो रेट की बात करें या रिवर्स रेपो रेट की बात करें, इससे पहले भी इसे कम किया गया, अभी भी कम किया गया है जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। तो क्या बैंकिंग सेक्टर को कंफर्टेबल जोन में लाने की कोशिश की जा रही है कि बैंकिंग सेक्टर एटलीस्ट कंफर्टेबल जोन में रहे, ताकि आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को स्टैंड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो? पुनीत जी बने हमारे साथ। जी, हेलो जी, बोलिए सर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज के डेट में देखिए बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल मोड में है। अगर आप देखते हैं कि पहले से ही अगर अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं, Q4 तक की बैंकिंग जितने भी परफॉर्मेंस रही सारी सबकी अच्छी जाने वाली है। ये जो आरबीआई ने लिक्विडिटी दी है बैंकों को, ये बैंकों को जिस दिन लॉकडाउन हटेगा तो ये लिक्विडिटी मार्केट में कहीं ना कहीं आनी शुरू होगी, जिससे लोगों को फायदा होना शुरू होगा। बैंकिंग एक ऐसी नींव है जो हर एक से जुड़ी हुई है, चाहे छोटे से छोटा कारोबार हो या बड़े से बड़ा कारोबार हो। अगर मार्केट में पैसा सप्लाई, अगर लिक्विडिटी टर्नओवर अगर बना रहेगा तो सारी चीजें इजीली मैनेज होती रहेंगी। इसमें सबसे अहम रोल आपका बैंकिंग निभाता है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई आने वाले समय में जो प्रॉब्लम है उसकी प्रिपरेशन अभी से कर रहा है कि बैंकों के पास एनफ लिक्विडिटी अवेलेबल रहे। तो जिस भी नई चीजें शॉर्ट आउट होती है तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे बैंकिंग का सबसे बड़ा रोल यहाँ पर आता है, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, मार्केट को ऊपर लाने के लिए। ठीक है, मनीष जी। मेरा क्वेश्चन पुनीत जी से ये था कि इस बात का भी बैंकों को बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है कि जो फोकस सरकार का एनपीए पर था, विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा था कि एनपीए करेक्ट नहीं है। हर बड़े घोटाले के बाद सरकार यही कहती थी कि कांग्रेस के टाइम के एनपीए हैं, अब उन पर तो फोकस खत्म हो गया, अब तो कोई उनकी बात ही नहीं कर रहा है। चलिए मनीष जी, जी हाँ, तो लॉकडाउन के साथ साथ इकोनॉमी का लॉकडाउन कब खुलेगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जाहिर तौर पर इससे हम बिल्कुल भी ना नहीं कर सकते हैं कि आर्थिक मंदी से हिंदुस्तान गुजर रहा है और आने वाले समय में पूरे विश्व को ही इस मंदी का सामना करना पड़ेगा। मनीष जी, आपके सवाल से शुरुआत करते हैं। जी, मेरा प्रश्न यही था पुनीत जी से कि जिस तरीके से कंफर्ट बैंकों को आ गया है, बैंकों की एक बड़ी चिंता भी इस कोरोना ने इनडायरेक्टली दूर कर दी है कि जिस तरीके से सरकार अपना फोकस जो है फाइनेंशियल ऑफेंस पर लगाई हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाई हुई थी, बड़ी बड़ी कंपनियां, यस बैंक को उन्होंने हैंडल किया, लेकिन एनपीए पर जिस तरीके सरकार की निगाह थी वो फोकस तो फिलहाल हट गया है और बैंकों को इस बात का बड़ा आराम हो गया है। और अब जो इस माहौल में जो बैंक ऑडिट हो रहे हैं वो इस बात को होंगे कि कैसे बैंक को बचाया जाए, बैंक को ज्यादा ट्रबल ना दिया जाए। ऐसे में बैंकों को तो आराम होना ही है, बैंक को तो कंफर्ट आना ही है, लेकिन ये कब तक? अगले 6 महीने में जैसे ही सरकार इस बड़ी जिम्मेदारी से निपटेगी, वापस मोदी सरकार का एजेंडा बैंकों में उन लोगों की तरफ होगा जो एनपीए बनाकर बैठे हुए हैं। ठीक है पुनीत जी। पुनीत जी, आपने मनीष जी के सवाल को सुना? जी नहीं, अभी का दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। बिल्कुल मनीष जी, एक बार फिर से। मेरा कहना यह है पुनीत जी कि जिस तरीके से कोरोना की वजह से बैंक में नकदी बढ़ाई जा रही है, बैंक को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आवाज इनकी नहीं पहुंच पा रही मेरे तक।
एनपीए को लेकर सवाल है पुनीत जी, एनपीए को लेकर सवाल है कि बैंकों को एनपीए को लेकर भी जो बार बार हुआ कि कांग्रेस सरकार की वजह से या एनपीए खराब है या ये चीजें हैं, इसको लेकर हमेशा से अगर मोदी सरकार की बात करें तो वो बात करते रहे। तो बैंकों को इस माहौल में कहीं ना कहीं इस बात से भी राहत मिली है, लेकिन मनीष जी का सवाल ये है कि अगले 6 महीने में जब हम इस सिचुएशन से उबर जाएंगे तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं दोबारा से सरकार आकर इसी एनपीए पर अटकेगी। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एनपीए की बात करते हैं, लैंडिंग में अगर आप बैंकिंग की बात करते हैं, जो टॉप 3 कंपनी आपकी आती है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे एचडीएफसी हो, आरबीआई की बहुत ही सिंपल सी पॉलिसी होती है कि वो जितनी भी आपके एनपीए में अगर कोई भी चीजें आ रही है, उसकी बैंक हमेशा हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजनिंग करके चलता है एडवांस में जी। वो हमें हमेशा करनी होती है। तो लॉकडाउन हटने के बाद में जो फोकस, देखिए ये बात तब आती है कि अगर आपका एनपीए डिक्लेयर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी तक की मैं बात करूं तो डेफिनेटली बैंक को, हर बैंक ने ऑलमोस्ट अपनी प्रोविजनिंग की हुई है, जितने भी बड़े बैंक हैं। और बात आती है कि आज से 6 महीने बाद की, अगर 6 महीने बाद की जो माहौल चला, डेफिनेटली कहीं ना कहीं मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर पे आने वाला है एनपीए के मामले में, बिल्कुल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन सब चीजों से कैसे उभरना है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैंक को तो सपोर्ट कर ही रही, साथ साथ में कोई ना कोई ऐसा बैंक को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे भी जो भी इन्वेस्टर्स है, जो जिन्होंने लोन ले रखा है, उनको कुछ बेनिफिट मिल सके। क्योंकि बैंक को तो जैसे प्रोविजनिंग करनी है वो कर लेगी, बट कहीं ना कहीं जितने भी मीडियम लेवल के जितने भी इन्वेस्टर लोन लेने वाले पर्सन है या बिजनेसमैन है, दुकानदार है, जो भी है, उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अदरवाइज उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बैंक तो कहीं ना कहीं से अपना एनपीए वापस अगर आता है तो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवर कर लेगी। तो आपको ये मेन ध्यान देने की जरूरत है कि इसको, इन सब चीजों से उन्हें कैसे उबारा जाए। ठीक है मनीष जी। सृष्टि जी, मेरा प्रश्न वापस वही अटकता है कि एनपीए तो वो लोग हैं जिन्होंने पैसा ले लिया, अब वो चुका ही नहीं रहे, ना तो ईएमआई दे रहे, ना इंटरेस्ट दे रहे, ना प्रिंसिपल दे रहे, वो तो सुखी है। दुखी तो वो हैं जो, ठीक है मनीष जी, आपका जो कंसर्न है उसका जवाब संदीप जी देना चाहते हैं। संदीप जी दीजिए। मनीष जी, आपकी जो चिंता है वाजिब है और कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज को समझती है। देखिए, सरकार ने अभी तक जो भी डिसीजन लिए, सरकार की गंभीरता को आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके साथ साथ ही सरकार ने एक सेपरेट कमेटी बनाई जिसका काम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स पे नजर रखने का था और डिसीजन लेके कहीं ना कहीं जनता को राहत पहुंचाने का था। अब एनपीए पहुंचाने वाले जो लोग थे, अगर एक किसी ऑफिसर ने एक बड़ी लोन दे दी तो उसकी वजह से हम ब्रांच के हर मैनेजर को नहीं धमका सकते कि भाई बड़े ऑफिसर ने सिलेक्ट किया था, उसको जेल डाल दिया गया तो आप किसी को लोन नहीं देंगे। तो सरकार का इस मामले में सीधा सीधा कहना है कि जो भी करप्ट लोग हैं, भाई 1 या 2 या 10 जो करप्ट लोग हैं उसकी वजह से आप पूरे बैंकिंग सिस्टम को गड़बड़ नहीं कह सकते। तो उन करप्ट लोगों को या उन घपले करने वाले लोगों को सरकार किसी भी तरीके से नहीं छोड़ने वाली है और ना उस एनपीओ को छोड़ने वाली बात है। जो राहत दी जा रही है वो उनको दी जा रही है जो अच्छे नियत से काम करते रहे और अच्छे नियत से काम करना चाह रहे हैं और जिनका अपने नए वेंचर्स लाने का प्लान है। ठीक है सुमित जी। देखिए शशि जी, आपको इसको दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। कंट्रियों ने 2% से लेके 15-20% तक अब जीडीपी, 2 से 20% जीडीपी का एज स्टिमुलस पैकेज देने का फैसला किया है। इकोनॉमी तभी चलती है जब पैसा इकोनॉमी में घूमता है। फिर कुछ लोग पैसा नहीं देंगे या जिन्होंने पहले नहीं दिया, जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एनपीए, वो तो डिक्लेयर्ड एनपीए रहेगा, वो कहीं नहीं भाग रहा। अभी हमें क्या देखना है कि हम इकोनॉमी में पैसा वापस घुमाए, तभी इतने बड़े बड़े स्टिमुलस पैकेजों की अनाउंसमेंट हो रही है। अगर पैसा नहीं घूमेगा, डिमांड ही नहीं रहेगी, तो इकोनॉमी बैठ जाएगी। जो अभी गवर्नमेंट की प्राथमिकता है वो है कि किसी भी तरीके से पैकेज देके, ये देके वो देखिए, अगर आज हम लोगों में खाने के पैकेट बांट रहे हैं 7, 8, 10 किलो के, तो किसान से वो अनाज खरीद रहे हैं, दाल खरीद रहे हैं, तब उसको बांट रहे हैं। आज हम जनधन अकाउंटों में पैसा डाल रहे हैं, अब वो जिसके जनधन अकाउंट में पैसा, वो जाकर टूथपेस्ट खरीदता है, दवाई खरीदता है, साबुन खरीदता है, शैम्पू खरीदता है, जो मर्जी खरीदे, तो इससे पैसा घूमता है। जो दुनिया भर में स्टिमुलस पैकेज दिए जा रहे हैं उसका परिप्रेक्ष्य केवल इतना है ताकि इकोनॉमियों को वापस किया जाए। जब एक बार इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाती है, जो एनपीए पहले ही डिक्लेयर्ड है वो तो वही रहेगा। अगर कोई नया होगा और जेन्युइनली होगा तो उसको हैंडल किया जाएगा, और कोई इंटेंशनल एनपीए होगा। देखिए 2 तरह का एनपीए है। एक है कि आपने बिजनेस किया, आपका नुकसान हो गया, आप एनपीए हो गए, उसको हैंडल करने का एक अलग तरीका होता है।
सेटलमेंट या कुछ हो या चलिए ठीक है सुमित जी, इस पे काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया है। अभी थोड़ा अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। देखिए मनीष जी, अब आने वाले वक्त में, जैसा आपका कंसर्न ठीक है, सही है, लेकिन आने वाले समय पर क्या होगा, सरकार फिर से कैसे इस मुद्दे को उठाएगी, ये देखा जाएगा। लेकिन अभी जो मेन प्रायोरिटी यही है कि हम इस सिचुएशन से कैसे उभरेंगे। दिग्विजय जी, न्यूज़ 1 इंडिया एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिग्विजय जी बोलिए। जी देखिए, सबसे सवाल ये है कि आरबीआई ने आज जो भी ऐलान किए हैं उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसको किस तरह से जी चलिए, संपर्क टूट गया है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुमित जी, कहीं ना कहीं जैसा आरबीआई ने कहा कि हम पूरे वैश्विक तौर पर का एक मंदी से गुजरेंगे, लेकिन अगर G20 हम देशों की बात कर लें तो क्या उसमें हिंदुस्तान की इकोनॉमी बेहतर रहने वाली है? अगर इस लिहाज से हम देखें तो क्या समझ में आता है? देखिए मैडम, मैं सृष्टि जी सीधा सा मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए हमारे ऊपर 4 इकोनॉमी है, 5वें नंबर पे आते हैं जीडीपी के टर्म्स पे। पहले आता है यूएस, फिर आता है चाइना, फिर आता है जापान, जर्मनी और इंडिया, और हमारे नीचे की 3 देखिए, फ्रांस, इंग्लैंड और एक लास्ट मुझे ध्यान नहीं आ रही कौन है उसके बाद। इन सब में 6 से 12% का जीडीपी डाउन है। और अब इसी को थोड़ा आगे एक्सपैंड करें, G20 में देखें, हर एक का जीडीपी नेगेटिव है। हम कम ग्रोथ की बात करें मैडम, 2%, 3.5% ग्रोथ की बात करें, वहां -6। चाइना ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, देखिए चाइना के नंबरों को भरोसा नहीं है, पर उन्होंने 6.5% तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, इकोनॉमी नीचे है। जर्मनी का 8% है, फ्रांस का 9% है। तो हम वहां नेगेटिव जीडीपी की बात हो रही है, यहाँ कम ग्रोथ की बात हो रही है। तो एक स्वाभाविक सी बात है, G20 में भी देखा जाए हमारी ग्रोथ कम हो सकती है, बट रिलेटिवली हम इतना बुरा नहीं कर रहे। और इंडिया में इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आप इसको आइसोलेशन में नहीं, हम कॉन्गो या सीरिया, सूडान नहीं, हम इसको आइसोलेशन में देखें। अगर हम टॉप 5 इकोनॉमीज में आते हैं दुनिया में बाय जीडीपी और बाय परचेज पावर पैरिटी हम नंबर 3 आते हैं, तो हमें अपने आप को बाकी इकोनॉमीज के संदर्भ में देखना पड़ेगा, उनके कंपैरिजन में देखना पड़ेगा, तभी एक रियलिस्टिक जो नतीजा है, परिणाम निकलता है। सर अपनी बात पूरी करिए। हाँ, जैसे कि मैं यही कह रहा था कि यकीनन हमारी ग्रोथ रेट कम है, स्कोप भी बहुत ज्यादा है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो मौका है ये एक अपॉर्चुनिटी के एक भूमिका कह सकते हैं। हाँ। क्योंकि अभी ये जब लॉकडाउन बंद होगा तो प्रोडक्ट जितने भी एफएमसीजी कंपनियां हैं, हाँ, उनका प्रोडक्शन काफी ज्यादा होगा, क्योंकि उनका स्टॉक खत्म हो चुका होगा और मार्केट में डिमांड भी ज्यादा होगी, तो प्रोडक्शन दिन रात होगा, तो वहां जॉब भी आएगी। पर सवाल ये उठता है कि मैन पावर जो है उस सेक्शन को कहां से मिलेगा, क्योंकि शहरों से, महानगरों से मैन पावर वापस अपने अपने जिलों में, गांवों में जा चुका है, पहली बात। दूसरी बात, जो बाकी के सेक्टर है, स्पेशली सर्विस सेक्टर है, उसकी हालत ही मान लीजिए कि अगर 1 महीने बाद आज से सब कुछ खत्म हो जाता है, लॉकडाउन खुल जाता है, तब भी एहतियातन कम से कम 1.5 से 2 महीने होटल इंडस्ट्रीज और बाकी जहां गैदरिंग वाली बातें हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यहाँ पर परमिशन नहीं मिलेगी उस तरह से गैदरिंग की जैसे कि नॉर्मल दिनों में मिलती है। तो यहाँ पर मंदी जारी रहेगी। यहाँ पर एक जॉब मार्केट भी जो सर्विस सेक्टर का है स्पेशली, वो बुरी तरह से डैमेज रहेगा, और ये उपभोक्ता भी है। तो जब इसका जॉब नहीं रहेगा इस वर्ग के पास, तो वो पैसा कहां से आएगा? तो जो एफएमसीजी वर्ग एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहा है, उसके खरीदार कहां से मिलेंगे? आरबीआई जो लगातार लिक्विडिटी डालने की कोशिश कर रही है, वो अपनी तरफ से अच्छी बात हो सकती है। मनीष जी शायद ज्यादा अच्छी तरह से मेरी बात को समझाएं, या पुनीत उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझाएं। पर मेरा जो अहम सवाल ये है कि जब एक बड़े सेगमेंट के पास जॉब चली जाएगी या उसके जॉब में सैलरी कटौती हो जाएगी, तो उसका वो पैसा कहां से निकालेगा और कहां से खरीदेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इस समय कंपनियां अपने आप को एकदम घाटे में दिखा रही हैं, तो कई कंपनियां डूबेंगी भी। हाँ। मनीष इस बात के एक्सपर्ट हैं, कई डूबी हुई कंपनियों को वो वापस बिकवाने में जो है उनकी काफी अहम भूमिका भी रही है। तो वो एक जो समस्या आएगी, वो उससे भारतीय इकोनॉमी और जो भारत का बिजनेसमैन वर्ग है वो कैसे निपटेगा? ठीक है मनीष जी। देखिए, सबसे पहले तो निर्मला जी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट अभी कुछ दिन पहले किया था। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की लिमिट 1 लाख रुपए थी, वो बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी। यानी ऐसे वो लोग, जो कंपनियां जो घबरा रही थी कि हमारे पास 5 लाख किसी का देना है, नहीं दे पाए हैं, वो केस चला जाएगा, वो संभवतः 1 करोड़ तक के लोग अब उस सर्कल से बाहर आ गए हैं। यानी एक बड़ा, कम से कम 60 to 70% कंपनियां अब आईबीसी के दायरे में नहीं आएंगी। तो कम से कम 1-2 साल का उन्हें ये बड़ा रिलैक्स मिल गया। तो ऐसे में जो कंपनियां घाटे में हैं,
उन्हें चलाए रखने पर जोर होगा। कैसे ही जो कंपनियां ग्रॉस मार्जिन जनरेट कर रही हैं, ऐसी कंपनियां चलती रहें और अपने एटलीस्ट इंटरेस्ट को अगर सर्विस कर रही है तो आगे बढ़ती रहें। अगर लोन ना भी चुके तो कोई समस्या नहीं है। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट निर्मला जी ये भी कर रही हैं कि वो जो इस कानून के आईबीसी के सेक्शन 7, 8 और 10 जो चार्जिंग सेक्शन है, उनको हो सकता है 6 महीने के लिए डिसेबल करने का नोटिफिकेशन निकाल दें। अगर ऐसा कर पाती है तो अगले 6 महीने तक कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाएगी ही नहीं। एक बात तो ये तो आंसर ये है कि सरकार कैसे इन बहती हुई कंपनियों को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। दूसरी बात जो दिग्विजय जी ने कहा कि कैसे एंटरटेनमेंट कंपनियां, रेस्टोरेंट, होटल्स, इन कंपनियों में जो जॉब जाएंगी उनका क्या होगा। मैं समझता हूं सरकार को फोकस करने की जरूरत है। जिस तरीके से एंटी चाइना का माहौल वर्ल्ड वाइड बन रहा है, और जैसे ये फीलिंग आ रही है कि कैसे भारत में मेक इन इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ने का मौका है। जो चाइनीज, जैसे जापान ने एक ऑर्डर दिया है उन सभी कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट देने का जो चाइना से ऑपरेशन हटाएंगे। अगर हिंदुस्तान में ऐसी कंपनियों को इन्विटेशन मिले, उनको सपोर्ट मिले, उनको फाइनेंशियल ना मिले बट सपोर्ट सिस्टम अगर उनका बेटर हो जाए तो ऐसे लोगों के लिए नया जॉब एवेन्यू, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होंगी, ऐसा मैं सोचता हूं। तो आज हमारे देश में ये अपॉर्चुनिटी है कि कोरोना की वजह से हम पूरे विश्व के लोगों को का व्यापार इनवाइट करने की पावर रखते हैं। आज विश्व को दिख रहा है कि देश का जो नियंत्रण है, लीडरशिप है, वो प्रभावी हाथों में और कंट्रोल्ड है। उसके बाद यहाँ सस्ती मैन पावर अवेलेबल है, तो जो चीन के बेनिफिट है अब वो हिंदुस्तान की तरफ शिफ्ट होंगे। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में जिस तरीके से बोलना चाहूंगा मैं। जी 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 मनीष, इससे पहले भी एक मौका आया था चाइनीज कंपनियों को, जब एंटी चाइना माहौल बना था दुनिया में, तब हालांकि कोविड नहीं था, मौका था बहुत बड़ा भारत के पास कि कंपनियां वहां से निकल के भारत में आए, लेकिन मौका एक छोटा सा वियतनाम उठा ले गया उसका फायदा। हमारी नीतियां फिर भी जो है, और यही एनडीए गवर्नमेंट थी, हमारी नीतियां फिर भी उस तरह तेज नहीं बन पाई, और हुआ ये देखिए फायदा जो है वियतनाम को मिल गया। देखिए इसके पीछे उस समय की गवर्नमेंट और इस बार की गवर्नमेंट में थोड़ा फर्क ये है कि इस बार की जो गवर्नमेंट है वो अपने बूते पर काम कर रही है, और उनके पूर्व में लिए गए फैसला ऐसा बताते हैं कि ये सरकार कोई भी कड़ा फैसला और कोई भी विश्वव्यापी स्तर पर प्रभावित करने वाला फैसला ले सकती है। इतना जरूर है, इसको अपने अलायंस को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं सोचता हूं। नहीं, इसके पहले एक चीज और भी थी कि अगर आपने देखा हो तो पहले उसके बाद काफी चीजें ऐसी थी जहां पे कहीं ना कहीं भारत एक बहुत अच्छा मार्केट नहीं दे पाया इन्वेस्टर्स को, जिसमें अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी चीज थी, उनकी सिक्योरिटी, चाहे वो पैसे की सिक्योरिटी हो या उनके जो भी एम्प्लॉई उनकी सिक्योरिटी हो, वो भी उस समय एक बहुत बड़ा इशू थी। और भी कई मैटर्स पे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कमिटी का हम फेथ नहीं ले पाए थे। लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल पे भारत को लेकर एक छवि बदली है। आज लोगों को पता है कि अगर हमें छोटे शहर में भी जाना है तो वहां पे फ्लाइट फैसिलिटी अवेलेबल है। आज हाईवेज हमारे इतने स्ट्रांग बने हैं कि अगर फ्लाइट नहीं भी जा रही है तो आप हाईवे से बड़े आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पूरे विश्व पटल पर हम एक नई छवि के साथ उभरे हैं, और ये एक बहुत बड़ा आगे टर्निंग पॉइंट होने वाला है जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को मोबिलाइज करेगा। सुमित जी, मनीष जी ने मेक इन इंडिया की बात की थी, जाहिर तौर पर मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा मौका है इस समय पर, क्योंकि कहीं ना कहीं बायकॉट करने की चाइना से बहुत ज्यादा आयात निर्यात हमारा होता रहता है, वो चीजें पूरी तरीके से बंद हैं। तो अभी मेक इन इंडिया को लेकर बहुत फोकस है, और आरबीआई की तरफ से भी, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का स्वागत किया था कि नाबार्ड को 20,000 क्रेडिट सुविधा, 20,000 करोड़ क्रेडिट सुविधा देने का फैसला आरबीआई की तरफ से किया गया है। तो और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, जो आरबीआई ने अपने पॉइंटर्स में मेंशन किया है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है कि जो चीजें अभी तक हम नहीं कोशिश कर रहे थे, नहीं बना रहे थे, दूसरे देशों पर हम डिपेंडेंसी हमारी ज्यादा थी, वो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कम होती नजर आएगी। देखिए सृष्टि जी, अगर आप इस चीज को देखें तो अगर हमारे के विश्व भर में 3 सेक्टर जो है, होटल, टूरिज्म और एयरलाइन, ये वर्ल्ड ओवर हिट हो गए और हिट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे 3 सेक्टर में आपको गिनाऊंगा जो इमीडिएटली बेनिफिट करेंगे, फार्मा, केमिकल और सर्विसेज। क्योंकि अब एक जो वर्चुअल ऑफिस, डिस्टेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक नया नॉर्मल बन गया है, और दुनिया काफी इस कोविड के कारण काफी सीख गई है ऐसे काम करना। एक और अपॉर्चुनिटी है मैडम, अगर जो वर्ल्ड ओवर में एफटीए थे,
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिन्हें हम कहते हैं, अगर आप आज अब 4-5 इकोनॉमियों की बात करें, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें और स्पेन की बात करें और जापान की बात करें, वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमें चाइना से बिजनेस निकालना है जी। उन्होंने क्लियर बोला कि बिजनेस इज नॉट गोइंग टू बी एज यूजुअल विद चाइना। ये यूके के फॉरेन सेक्रेटरी का बयान है आज का। हमारे लिए एक ईश्वर ने अपॉर्चुनिटी भेजी है, हमने चाइना से बिजनेस नहीं छीन रहे, बिजनेस हमारे दरवाजे पे नॉक कर रहा है। अगर और मोदी जी है तो मुमकिन है, हर चीज हो सकती है। अगर हम अभी सक्रिय हो जाए और इस बिजनेस को ले ले, केवल $1 ट्रिलियन का ये बिजनेस है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, अभी हमारे पास पीपीएस नहीं थे, चाइना से मंगाते थे। पीछे 20 दिन में मैडम हमने 30 मैन्युफैक्चरर इंडिया में खड़े किए जो पीपी बना रहे हैं, हमारे सारे पीपी इंडिया में बन रहे हैं। हमारे रेलवे ने 10,000 रुपए में वेंटिलेटर बनाया जिसकी विदेशी मार्केट में कीमत 50 से 60 लाख रुपए। आईसीएमआर उसका अभी अध्ययन कर रहा है, एक बार अप्रूवल हो जाएगा तो हमारे रेलवे ने 40,000 बेड खड़े कर दिए वैगनों में 10 दिन में। हर कोई बात कर रहा है चाइना ने 1000 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया जी 10 दिन में। 40,000 बेड का ऑपरेशन हमने, मोबाइल हॉस्पिटल हमने खड़ा कर दिया 10 दिन में। वो हो रही है। तो इंडिया में संभावना की कोई कमी नहीं है, कुछ भी संभव है। और मोदी जी का नेतृत्व है और अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है। हम किसी का बिजनेस नहीं छीन रहे, लोग हमारे पास आ रहे हैं, भाई आप हमें दे दीजिए। और मेरा पूरी तरह से ये विश्वास है हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये वियतनाम के बस का गेम है नहीं। क्योंकि जितना बड़ा काम चाइना से मास बिजनेस का निकलकर इंडिया में आना, क्योंकि इंडिया इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर बिग बिजनेस। मैं आपको एक एग्जांपल बोलूंगा, जैसे एक टोयोटा की बात करें, टोयोटा का प्लांट इंडिया में है, बांग्लादेश में क्यों नहीं खुला? क्योंकि बांग्लादेश के पास मदरशिप जा नहीं सकती। आपको 25 नॉटिकल माइल दूर मदरशिप को डॉक करना पड़ता है, वहां से छोटे जहाजों में सामान लाना पड़ता है। इसलिए बांग्लादेश में कोई बहुत बड़ी हेवी इंडस्ट्री नहीं आ सकती। वैसे कई सारी लिमिटेशंस वियतनाम में, फिलीपींस में है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, नेतृत्व बहुत सक्रिय है और हमें किसी भी कीमत पे इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना ही करना है। और ये हो सकता है कोरोना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज लेके आ रहा हो। बिल्कुल। देखिए मनीष जी, 2008 की अगर बात कर लें तो 2008 में जो रिसेशन आया था उसके बाद भी हिंदुस्तान लड़खड़ाया था, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से पटरी पर आया। उस समय पर क्या क्या फैक्टर्स रहे थे जिसे अगर हम कंपेयर करें अभी के समय से तो क्या कंपैरिजन हो सकता है, और क्या क्या पॉइंटर्स ऐसे हो सकते हैं जो हमें लड़ने में और एक बार फिर से खड़े होने में मदद कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदुस्तानियों की जो कम ऋण लेने की आदत है, कम से कम कर्जा लिया जाए इसकी आदत है, और जो भारतीय गृहिणियों महिलाओं का अपने पास पैसा बचा के रखना, अपने परिवार से छुपाकर भी पैसा बचा कर रखना, और हर परिवार की थोड़ी सी थोड़ी जो है जमा करने की जो प्रवृत्ति है, वो पूरे विश्व में एक अनुपम उदाहरण है कि कैसे अपनी इकोनॉमी को बचाने में ये छोटी छोटी बातों ने बड़ा योगदान दिया है। नोटबंदी के बाद थोड़ा सा फर्क इस बात पर आया था कि वो जो कैश सेविंग थी वो कन्वर्ट होकर अकाउंट में पहुंच गई थी, लेकिन वो वापस महिलाओं ने अपने पैसे वापस अपने पास जमा कर लिए, ऐसा मेरा विश्वास है। तो संभवतः ये जो कम ऋण लेने की आदत है और महंगा लग्जरी खर्चा, लग्जरी ट्रेवल कर्ज लेकर करने की जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड, वो हिंदुस्तान में नहीं है। मैं समझता हूं मंदी से निपटने का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आप समझिए, जो मध्यम वर्ग मंदी में सबसे ज्यादा पिसता है, उस मध्यम वर्ग के पास आज भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि उसे खाने की प्रॉब्लम हो। तो दरअसल सरकार सिर्फ निम्न वर्ग को खाने का अरेंजमेंट कर रही है, मध्यम वर्ग तो आज भी चल रहा है और आगे भी चला लेगा, ऐसा विश्वास है जी। ठीक है पुनीत जी, अगर आखिरी कमेंट में आपसे चाहूं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या आपकी तरफ से सुझाव हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे को जो मेन ध्यान देने की जरूरत है, जो हमारा नीचे का तबका, हमारे जो किसान है, किसान हमारे देश के अन्नदाता है। गवर्नमेंट को जो पहला स्टेप लेना चाहिए कि उनकी जितनी भी फसल अभी आ रही है वो उसको सही तरीके से कैसे उसको यूटिलाइज किया जाए। क्योंकि दूसरी चीज ये कि मानसून इस बार नॉर्मल रहेगा, जो कि मार्केट में पॉजिटिविटी दे रहा है। और तो पहली चीज हमें किसानों को ध्यान देना होगा। दूसरी चीज गवर्नमेंट को जितने भी मिडिल क्लास के जितने भी लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, स्पेशली बिजनेसमैन है जिनके लोग नौकरी करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि उनकी जॉब नहीं जानी चाहिए, बट रियलिटी आपको भी पता है कि जब उनकी कंपनी बंद रहेगी, जब वो काम नहीं करेंगे तो वो खुद जब कमाएंगे नहीं तो पैसे कहाँ से देंगे। तो दूसरा फोकस उन पे होना चाहिए जो मिडिल क्लास के लोगों को, उनको कैसे संभालना चाहिए। अगर ये मिडिल क्लास और किसान
ये दो तबका अगर संभल जाता है तो कहीं ना कहीं बाकी सारी चीजें ये हैं कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो तो अपने आप को रिवाइव कर जाएंगी, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी है। बाकी जितनी बड़ी कंपनियां हैं आज भी प्रॉफिटेबिलिटी में चल रही हैं, एटलीस्ट अपना कॉस्ट निकाल ही रही हैं। तो ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। सुमित जी आखिरी कमेंट जल्दी से। मैडम मैं सिर्फ एक कमेंट बोलना चाहूंगा, चाइना से जो बिजनेस आ रहा है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, $1 ट्रिलियन का जीडीपी साल में आ सकता है। एक चीज अगर हम करें, देखिए हमने वो नोएडा में ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर हम जो भी अभी इंडिया बिजनेस लाना चाहता है उसको लैंड फिलहाल फ्री में दे देते हैं, 24 महीने में अपनी फैक्ट्री बनाए, 24 महीने के बाद वो 5 साल में 5 किस्तों में लैंड का पैसा दे। अगर हम एंट्री कॉस्ट को मिनिमम कर ले और हर स्टेट में एक कंपटीशन आ जाए कौन कितना बिजनेस लाता है, और एक टारगेट ले हमें 1 ट्रिलियन या आधे ट्रिलियन का बिजनेस आने वाले 24 महीने में लाना है। चाइना बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही स्पेशल पैकेज जिससे एंट्री बैरियर जो है मिनिमम, क्योंकि सबसे बड़ा एंट्री बैरियर और सिंगल विंडो क्लियरेंस, नो एंट्री बैरियर, सिंगल विंडो क्लियरेंस। बिल्कुल सर। संदीप जी जल्दी से आखिरी कमेंट। देखिए हमारे लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर पूरा देश एक साथ होकर कहीं ना कहीं इस बीमारी से हम जितना जल्दी सरकार का सहयोग करके उभरेंगे उतना ही हम आर्थिक तौर पर ज्यादा उन्नति कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके की सिचुएशन अभी है, आरबीआई ने जिस तरीके का ऐलान किया है अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं खड़ा करने के लिए, जो मध्यम उद्योग हैं उनको सहारा देने के लिए, अगर वो संभल जाते हैं तो जाहिर तौर पर हम कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिवाइव कर जाएंगे। साथ ही मेक इन इंडिया की अगर बात कर लें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है जो चाइना से बिजनेस हटेगा, अगर उसकी बात कर लें जो हिंदुस्तान में क्या उसका सेटअप हो सकता है, तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी इस आर्थिक मंदी में होगी जाहिर तौर पर। और उतने बड़े लॉस में वर्ल्ड वाइड हम नहीं जाएंगे जितने बड़े लॉस में और तमाम देश जाते हुए हमें नजर आएंगे। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि परिस्थितियों में ही चमत्कार होते हैं, तो सिचुएशन हमारे सामने है और हिंदुस्तान कैसे इसमें क्या चमत्कार करता है और कैसे, जो कहा जा रहा है हमेशा कि विश्व गुरु बनने की राह पर हिंदुस्तान है, कैसे वो इस माहौल में, इस सिचुएशन में अपने आप को आगे रखता है, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।